नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक साइंस से रिलेटेड है। प्रकाश टॉपिक लेंगे, इससे संबंधित एमसीक्यूज आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये हमने पूर्णतया एनसीईआरटी पे आधारित तैयार किया है। और आगामी परीक्षाओं में आपके साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इस क्लास को आप आराम से देखिए। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश से संबंधित कई प्रकार की परिघटनाएं होती हैं, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब होती हैं। ये हमने डिटेल से क्लासों में पढ़ा है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस जाना या तरंग का वापस जाना क्या कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखिए, ये चिकनी सतह और प्रकाश की तरंग इस तरीके से टकरा के वापस जा रही है। टकरा के जाने की घटना जो है इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इस घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगली चीज इसमें ध्यान रखनी है, यहाँ जो ये प्रकाश की तरंग इस सतह से टकरा रही है, इस तरंग का नाम रखा जाता है आपातित तरंग, आपातित किरण या तरंग। और जो किरण टकरा कर वापस जा रही है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। आगे इसमें ध्यान रखना है, बीच में यदि हम 90 डिग्री पे एक अभिलंब खींचते हैं तो यहां से यहां तक का जो कोण बनता है अभिलंब के साथ आपातित किरण का, उसे कहा जाता है आपतन कोण। ये होता है आपतन कोण। और इसे इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल कहा जाता है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इसे आई से दर्शाया जाता है। और ये जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसे दर्शाया जाता है आर से। ये चित्र आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि इसी से निकलेगा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। अब इस नियम पे आधारित कई न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम में दे दिया कि आपतन कोण जो है वो 35 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा। तो नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन के। तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक लगाना है कि कितना होगा, 35 डिग्री। ये क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया आपतन और परावर्तन कोण जो है इनका जो जोड़ है वो कितना है, 60 डिग्री। तो अब बताइए आपतन कितना है। तो दोनों का जोड़ यदि 60 डिग्री है तो बराबर टुकड़े करने यानी 2 से भाग दे दीजिए। आपतन कोण कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। इसी क्वेश्चन को और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये अभिलंब है और ये चिकनी सतह है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जो आपतन किरण है वो सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए आपतन कोण कितना बनेगा। तो ध्यान रखिए, यहां से यहां तक का ये कितना है, 90 डिग्री। 90 में से आप ये 30 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस परावर्तन के नियम से पूछे जाते हैं। तो चिकनी सतह से टकराकर वापस जाना कहलाता है परावर्तन। किरणों के नाम है आपतन किरण, परावर्तित किरण। कोण के नाम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। और परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण जो है वो सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। और संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ लें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका परावर्तन। अगली चीज और इसमें ध्यान रखिए, परावर्तन से संबंधित कई क्वेश्चंस बनते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस, यही देखते हैं उनको। दर्पण में हम हमारा जो प्रतिबिंब देखते हैं वो किसका उदाहरण है, परावर्तन का। दर्पण जो है इसमें एक साइड तो पॉलिश की हुई होती है चमकीले पदार्थ से, और दूसरी साइड जो चिकनी सतह होती है उसके सामने यदि आप जाके खड़े होते हो तो प्रकाश जो है टकरा कर आपकी आंखों में वापस गिर रहा है, उसकी वजह से आपको यहाँ इसके अंदर आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो दर्पण में प्रतिबिंब देखना किसका उदाहरण है, परावर्तन का। वस्तु के अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, वो भी उदाहरण किसका है, परावर्तन का। ये डिटेल से हमने क्लासों में पढ़ा है। और देखिए, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है, पृथ्वी। सूर्य का खुद का प्रकाश होता है क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम बना रही है, ये हो रहा है नाभिकीय संलयन, इसका खुद का प्रकाश है। लेकिन चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से टकराता है और फिर पृथ्वी पर आ रहा है, इसकी वजह से चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रमा का प्रकाश कैसा है, परावर्तित प्रकाश है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके परावर्तन से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
परावर्तन के नियम के अनुसार, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है, तो बहुत ही सिंपल सा था कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, दूसरा दे रखा है कि परावर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, तीसरा दे रखा है दोनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये परावर्तन का नियम कि दोनों कोण समान हैं और न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वह अपनी दिशा बदल देता है, इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि सतह से टकराकर वापस जाने वाली परिघटना तो क्या कहलाती है, परावर्तन। लेकिन अब कह रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से विचलित होना, ये घटना क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपवर्तन। अब इस घटना में 3 कंडीशंस बनती हैं, वो आपको याद रहनी चाहिए। इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 माध्यम बनाएंगे, 3 केस। एक तो है सघन, सघन से प्रकाश की किरण किस में जा रही है, विरल में। एक केस में विरल से किस में जा रही है, सघन में। और तीसरा केस जो है माध्यम विरल सघन हो या फिर इधर भी सघन या विरल कोई सा भी हो, ये माध्यम के बीच का हमने बॉर्डर खींचा है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे इनके बीच में अभिलंब बना रहे हैं। अब प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाती है तो वो इस अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाती है, और विरल से यदि सघन में आती है तो इस अभिलंब के क्या हो जाती है, पास आ जाती है। और यदि कोई सा ही माध्यम हो, यदि वो अभिलंब के समानांतर जाती है तो वो सीधी निकल जाती है, अपने पथ से विचलित नहीं होती। अब पहले तो आप ये देखिए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से विचलित होना, ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। अब ये जो 3 कंडीशन है ये याद रखनी है कि सघन से विरल पे जाने पे अभिलंब से दूर होगी, विरल से सघन में जाने पे अभिलंब के पास आएगी, और कोई से ही माध्यम से जाए किधर भी, लेकिन यदि वो अभिलंब के समानांतर जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, उसके पथ में कोई विचलन नहीं होगा। अब ये सघन विरल क्या होते हैं, इनको देख लीजिए। सघन और विरल जो है तुलनात्मक शब्द हैं। इसमें ध्यान रखना है पदार्थ जो है सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन सा है, ठोस, द्रव और गैस। और कुछ भी यदि नहीं है तो उसे कहा जाता है निर्वात। कण जो है इसमें बहुत पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। जितने कण पास पास हैं वो माध्यम कैसा है, सघन है। कण यदि दूर दूर हैं तो माध्यम कैसा है, विरल है। लेकिन 2 जो माध्यम है उनकी तुलना करनी पड़ेगी। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपने जल की बात की और कांच की, जल और कांच की तुलना करते हो तो जल में द्रव अवस्था में है, कण क्या है, दूर दूर है, तो जल तो कैसा हो गया, विरल, और कांच कैसा हो गया, सघन। लेकिन दूसरा ही उदाहरण लिया, जल की और वायु की तुलना कर रहे हैं। अब इनकी तुलना करोगे तो जल की तुलना में वायु में कण दूर दूर हैं, तो वायु कैसा हो गया, विरल, और ये जल कैसा हो गया, सघन हो गया। तो यही जल जो यहाँ विरल था यहाँ कैसा हो चुका है, सघन हो चुका है। तो तुलनात्मक शब्द है, माध्यम का नाम सुन के फिर उसके बाद पता लगाएंगे। कांच की अपेक्षा यदि हीरे की बात करें, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, हीरा, ये और भी ज्यादा सघन होता है। तो कांच और हीरे की तुलना करोगे तो कांच वहां पे क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब ये एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि सघन से विरल में जा रही थी तो अभिलंब के पास आ रही थी, दूर हट रही थी, ये भूल जाते हो। उसके लिए एग्जाम में छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए कि सघन से विरल में जा रही है, विरल में कण क्या होते हैं, दूर दूर, तो ये भी अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। विरल से सघन में जा रही है, सघन में कण पास पास होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये घटना कहलाती है अपवर्तन। अब इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको देख लीजिए। अपने पथ से विचलित हो रही है तो कोई भी वस्तु यदि अपनी वास्तविक स्थिति से अलग जगह दिखाई दे, ऐसा कोई उदाहरण आए, सबका आंसर अपवर्तन होगा। सिंपल सा उदाहरण है, पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो है वो अपनी तली से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है कि ग्लास है, सिक्का, और ये पानी से भरा हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हो तो इससे जो प्रकाश जा रहा है वो पहले किससे, पानी के अंदर, फिर किस में जा रहा है, वायु में। माध्यम चेंज हो रहा है तो ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो दिखेगा आपको, और सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो घटना पूछी गई किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। इसी के अलावा पानी के टैंक जो हैं
वो कम गहरे दिखाई देते हैं। पानी से भरा हुआ टैंक कम गहरा, क्योंकि उसकी तली ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। धुएं के आर पार किसी वस्तु को देखते हो तो वो हिलती हुई दिखाई देती है, तो फिर माध्यम चेंज हो गया। उस वस्तु को आप देख रहे हो तो प्रकाश वायु में से आया है, फिर बीच में धुएं में से आया है, तो दो प्रकार के माध्यम चेंज होते ही कौन सी घटना चल रही है? अपवर्तन। और भी उदाहरण आता है, मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? अपवर्तन। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे माध्यम चेंज हो रहे हैं आपको आंसर क्या लगाना है? अपवर्तन। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सा माध्यम प्रकाश की गति को सबसे अधिक धीमा कर देता है? यानी प्रकाश की गति किस माध्यम में धीमी होती है? अब इसको भी आप इस तरीके से याद रखिए, तीन प्रकार के माध्यम हैं, ठोस, द्रव और गैस, और कोई सा भी माध्यम नहीं है, खाली जगह है, तो वो है आपका निर्वात। अब इसमें प्रकाश के वेग की बात करते हैं। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। गैस में कण होते हैं दूर दूर, उसमें थोड़ा कम वेग होगा, इसमें और कम वेग, और सबसे कम वेग किसमें होगा? ठोस में। निर्वात में हम याद भी करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का वेग है, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर चल जाता है प्रकाश, ये निर्वात में है। जैसे जैसे हम ये माध्यम की बात करेंगे इसमें प्रकाश का वेग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसी के साथ आप एक चीज और याद रखिए, ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में, और निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0 मीटर/सेकंड, यानी निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है। तभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा की सतह पे यदि आप बात कर रहे हो तो एक दूसरे को सुनाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, और निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, वेग कितना रहता है? 0 रहता है। तो आप यहाँ पे ये इतना सा पढ़ने से आपको दो चीजें याद हो रही हैं, प्रकाश का वेग याद हो रहा है और किसका है? ध्वनि का वेग। अब इनमें कैसे भी क्वेश्चन बना दें आप कर सकते हैं। जैसे लिख रखा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक धीमा कर देता है, यानी सबसे कम प्रकाश किसमें मिलेगा? ठोस में। इतना पता है तो इनमें से देखिए, वायु की बात कर ली, जल जो है वायु गैसीय माध्यम हो गया, ये द्रव माध्यम हो गया, ये ठोस है। अब ठोस में भी दो माध्यम है, कांच और हीरा। तो आपको बताया था इन दोनों में भी, कांच और हीरे में सबसे ज्यादा सघन कौन सा होगा? हीरा, क्योंकि ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश को रोकने वाला कौन सा है? हीरा, और इसका अपवर्तनांक भी बहुत ही ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो प्रकाश की गति उस माध्यम में, वही सेम क्वेश्चन था, हीरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए जो वहां पे लाइट की स्पीड है, प्रकाश की स्पीड है, वो कम हो जाती है। प्रकाश अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता रहता है, और ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना है, इसी के कारण हीरा अत्यधिक चमकता है। आपने एक घटना क्वेश्चन में पढ़ी परावर्तन, दूसरी अपवर्तन, और तीसरी कौन सी बता रहे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की गति क्या होगी? कम होगी, और ये काम किस में होता है? हीरे के। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेंस दूरदर्शिता के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? अब देखिए, आंख से संबंधित दो रोग हैं, एक तो है दूरदर्शिता और एक निकटदर्शिता। इसमें ध्यान रखिए, दूरदर्शिता और एक है निकट दृष्टिता। निकट दृष्टिता बोलते हैं या दृष्टि दोष बोलते हैं। अब एग्जाम में ये दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए हम ट्रिक से थोड़ा याद करेंगे। ध्यान रखिए, जो नाम में लिखा हुआ है उसके विपरीत दिखाई नहीं देगा। ये दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में निकट का दिखाई नहीं देगा, यानी पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में इसका विपरीत यानी दूर का ढंग से दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद इन पे जो लेंस यूज किए जाते हैं वो भी अच्छे से पढ़ने के बाद एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो फिर आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए, जिन भी क्वेश्चन में 50% संभावना होती है कि ये वाला ऑप्शन है ये वाला, उसमें आप छोटी मोटी आपके दिमाग में ट्रिक बना लीजिए, ताकि एक तो एग्जाम में टाइम नहीं लगे और एक आंसर जो है बिल्कुल आपका कंफर्म हो जाए, सही हो जाए। तो यहाँ 50% यानी उत्तल होगा कवतल होगा, ऐसी चीजें यदि दिमाग में कंफ्यूज करें तो यहाँ हमने एक ट्रिक बना रखी है। ये दूर दृष्टि दोष है, दूर में ऊ लेना है और कौन सा लेंस लगाना है? उत्तल। अब इसमें आप आगे ध्यान रखिए, यदि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगा दिया, बचा कौन सा? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अपने आप कौन सा लग जाएगा? अवतल। अब ये कभी भी आप भूलोगे नहीं। क्या याद किया आपने? दो प्रकार के दोष हैं, एक तो दूर दृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष।
इसमें क्या चीजें नहीं दिखाई देती, जो नाम में लिखा है उसका विपरीत वाला दिखाई नहीं देता। दूर दृष्टि दोष में निकट की चीजें नहीं दिखाई देती और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें ढंग से दिखाई नहीं देती। और लेंस वाली जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर लिया। दृष्टि दोष का नाम पढ़ना है क्या है, दूर दृष्टि दोष। ऊ आ रहा है, कौन सा लेंस लग गया, उत्तल। अपने आप बचा कौन सा, अवतल लेंस, वो किस में लग जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के अंदर इसके इलाज के लिए कौन सा, वही ऊ से ले लीजिए, कौन सा आ जाएगा, उत्तल लेंस। उसके बाद अगला देखिए, इसमें किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। इसमें ध्यान रखिए, लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला है वो होता है P बराबर 1/F। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करने के लिए एक शर्त होती है, फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में। और जानबूझ के क्वेश्चन में किस में दी जाती है, सेंटीमीटर में। तो अपना पहला काम होता है सेंटीमीटर में जो दे रखा है उसको मीटर में बदलो, फिर उसको सूत्र में रखोगे तब आपका आंसर सही आएगा। अब देखो यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होगी, मीटर में बदलना है। ये जो है पावर, ये किस में नापी जाती है, डायप्टर में नापी जाती है। इसमें ध्यान रखना है, डायप्टर को बड़े डी इंग्लिश इससे दर्शाया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको यहाँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब बताइए कि पावर कितनी होगी। पहला काम है इस 50 सेंटीमीटर को किस में बदलो, मीटर में। और मीटर में बदलने के लिए किससे भाग दीजिए, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। भाग यदि दिया तो ये कितना आ गया, 1/2। अब इसको पॉइंटों में नहीं बनाना है आपको, सीधा ये फोकस दूरी जो आई है 1/2 वो इस फॉर्मूले में रख दो। 1 और F की जगह कितना रखा, 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पावर कितनी हो गई, 2 डायप्टर। इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा और देखिए, क्वेश्चन दे दिया कि फोकस दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलिए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर। और इस फॉर्मूले में यहाँ 1 लिखना है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 डायप्टर। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे फिर देख लीजिए, उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान रखिए, P बराबर 1/F। पहला काम 10 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10/100, तो ये कितना आया, 1/10 आ गई है फोकस दूरी। और 1/10 आई तो फोकस दूरी को यहाँ पे रखेंगे 1/10, और ये 10 ऊपर गया तो कितना आ गया, 10 डायप्टर। तो यहाँ पे आपको फोकस दूरी प्लस में ही दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा, +10 डायप्टर। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि नेत्र पे, रेटिना पे जो छवि बनती है वो कैसी होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। और यही छवि फिर जो है, और दूसरी बात और, आंख मनुष्य के पास कितनी है, 2 हैं, तो दोनों आंखों की रेटिना पे कितनी छवि बनती है, 2। और ये जो इमेज है कैसी बनती है, उल्टी बनती है। यहां से आंख से ऑप्टिक नर्व होती है, ये तंत्रिका जो है दोनों आंखों से इस इमेज को कहाँ लेके जाती है, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के अंदर ये जो इमेज उल्टी बनी है ये क्या हो जाती है, सीधी, और 2 इमेज की एक बना दी जाती है। तो इसमें ध्यान रखना है, मस्तिष्क के अंदर जाके इनको जो प्रतिबिंब है ये सीधा किया जाता है, और इसको जो डबल इमेज है उसको क्या किया जाता है, सिंगल किया जाता है। जबकि आंख के अंदर कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। उसके बाद अगला देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने का काम कौन करता है। तो सबसे पहले तो दे रखा है कॉर्निया। कॉर्निया आंख के बाहर बिल्कुल पतला झिल्ली वाला भाग जो है वो कॉर्निया है, और ये पारदर्शी भाग होता है, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट भाग से प्रकाश अंदर जाता है। उसके बाद में ये जो लेंस अंदर लगा हुआ है, ये लेंस प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है, और केंद्रित करके फिर कहाँ पहुंचाता है, रेटिना पे पहुंचाता है। तो यहाँ पे प्रकाश को केंद्रित करने का मुख्य काम किसका होता है, रेटिना का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। फिर कंफ्यूज नहीं होना है, निकट दृष्टि दोष लिख रखा है, विपरीत कर लो, विपरीत वाली चीज नहीं दिखाई दे रही है, यानी दूर की वस्तुएं जो हैं धुंधली दिखाई दे रही हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा वाला है बी, कि दूर की वस्तुएं इसमें धुंधली दिखाई देती हैं। और फिर याद कर लो, लेंस कैसे याद रखेंगे कि 2 प्रकार के दोष थे, दूरदृष्टि दोष और कौन सा था, निकट। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लगा दिया था, उत्तल,
और निकट में कौन सा लगेगा, अवतल। तो निकट दृष्टि दोष का पूछा जाए तो कौन सा लेंस है, अवतल। अगला क्वेश्चन यही आ गया है, निकट दृष्टि दोष में इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, अवतल। अगला है दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो कौन सी वस्तुएं हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये फिर वही क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल। ट्रिक से हमने याद कर लिया। अगला है रात्रि में देखने की क्षमता किसके कारण होती है। हल्के अंधेरे में भी हम देख पाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका देखिए। आंख में सबसे जो लास्ट में झिल्ली होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेटिना कह रहे हैं। इस रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं रॉड्स और एक होती हैं कोन्स। इन दो प्रकार की कोशिकाओं में रॉड्स जो है हिंदी नाम होता है शलाका और कोन्स को कहा जाता है शंकु। अब इनके अलग अलग काम हैं। शलाका जो है ये हल्के अंधेरे में या रात्रि में देखने में सहायक होती है। ये अलग अलग प्रकार के रंग जो हैं उनको वर्गीकृत करने में सहायक होती है, कौन सी, कोन्स। अब आगे ध्यान रखिए, कोन्स की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कोन्स की कमी होना एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है और उसे कहा जाता है वर्णांधता। वर्ण यानी कलर और ये कौन सी आती है, वर्णांधता। इंग्लिश में से कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर दिखाई तो देते हैं लेकिन कलर अलग अलग नहीं हो पाते। अधिकतर लाल और हरे रंग की वर्णांधता होती है। लाल हरे रंग की वर्णांधता यानी लाल और हरा रंग साथ साथ यदि मिल जाए, जैसे इस प्रकार से लाल और हरा रंग साथ साथ मिलता है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनमें से अलग से पहचान नहीं पाते। इसीलिए जो कलर ब्लाइंड लोग हैं इनको मेडिकल वाली लाइन में या पुलिस या फौज की लाइन जो उसमें नहीं लिया जाता है। इनका टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। तो ये तो कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है और आनुवांशिक रोगों का कोई इलाज नहीं है। इसमें अगला देखिए, रॉड्स जो हैं, रॉड्स को बनाने में सहायक होता है विटामिन ए, जो हमें पीले फल हरी सब्जियों में मिलता है, पालक में मिलता है। यदि विटामिन ए की शरीर में कमी हो गई तो रॉड्स की कमी आ जाती है और रॉड्स की कमी होने से रात्रि में दिखाई देना कम हो जाता है और इसमें जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस। ये वाला रोग एक अभाव रोग है, यानी किसी चीज की कमी से हुआ है और इसे सही किया जा सकता है किसकी पूर्ति करके, विटामिन ए की पूर्ति करके। तो आपने देखा रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं, रॉड्स जो कि अंधेरे में देखने में सहायक हैं और कोन्स जो है रंगों को वर्गीकृत करने में सहायक हैं। कोन्स वाला रोग है वो कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस, और इधर वाला रोग जो है वो क्या कहलाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब यहाँ क्वेश्चन है रात्रि में देखने की क्षमता किसके पास होती है, तो कौन सी है, रोड्स। एक और ध्यान रखें, एग्जाम में फिर ये दो चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। या तो रहता है कि रेटिना में दो बताई थी, एक तो रोड्स थी एक कोन्स, ये भूल जाते हो कलर वाली कौन सी थी और वो रात्रि में देखने वाली कौन सी थी। फिर इनको ट्रिक से ही याद रखोगे। कोन्स के लिए सी से कौन सा हो गया, कलर, तो कलर ब्लाइंडनेस वाली तो कोन्स है, और आर से आप बना दो रात, यानी रात वाली कौन सी है, रोड्स हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो रॉड्स वाली हैं जिन्हें हम छड़ी कोशिका या शलाका कोशिका कहते हैं, वो रात्रि के अंधेरे में देखने में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला है रंग दृष्टि दोष का क्या कारण है। तो अभी बताया था कलर ब्लाइंडनेस का यदि पूछा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस का कारण कौन सी होती हैं, कोन्स, और कोन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण कलर ब्लाइंडनेस आती है और ये एक आनुवांशिक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं, इसके यह किसके कारण होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये पृथ्वी और चारों ओर है वायुमंडल। वायुमंडल में जो वायु है वो सब जगह एक जैसी नहीं है, उसकी संरचना या संगठन सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं जगह वायु के कण पास पास हैं, कई जगह दूर दूर हैं। जहाँ वायु के कण पास पास हैं वो माध्यम तो हो गया सघन, और जहाँ दूर दूर है वो कैसा हो गया, विरल। अब यहाँ देखिए, तारे से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश जैसे ही पहले तो सीधी रेखा में आ रहा है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में अलग अलग माध्यम मिल रहे हैं, तो ये प्रकाश की तरंग अपने पथ से बार बार क्या हो रही है, विचलित हो रही है, और विचलित होते हुए हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें वो तारे क्या हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब ये घटना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से विचलित होना, यानी इन वायुमंडल के ही
अलग अलग परतों के अलग अलग माध्यम बन गए हैं और ये घटना कहलाती है अपवर्तन। ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तारे टिमटिमाते हैं, ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि यदि वायुमंडल अनुपस्थित होता तो कौन सी घटना नहीं होती? तो एक ऑप्शन ये लिखाता है कि तारे टिमटिमाते नहीं, यानी आपको दिखते और एक बिंदी के रूप में दिखते, उनका प्रकाश कम ज्यादा होता हुआ नहीं दिखाता है, यानी टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रिज्म ऐसे कांच की संरचना होती है, उसमें से यदि सफेद प्रकाश निकल रहा है तो उसमें अपवर्तन के कारण इस तरीके से 7 रंगों में बढ़ जाता है, और उन 7 रंगों को हम विबग्योर करके याद करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है बैंड कौन सा कलर होता है? वॉयलेट कलर या बैंगनी कलर। अब इसमें इन 7 रंगों में बटना, इसे कहा जाता है वर्णक्रम। वर्ण हमेशा ध्यान रखना है, किसे कहते हैं? रंग को। तो ये वर्णक्रम या क्या कहलाएगा इंग्लिश में? डिस्पर्सन। उसके बाद अगला देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश जो है किस भाग द्वारा प्रवेश करता है? तो इसमें ध्यान रखिए, मानव नेत्र में सबसे बाहरी भाग जो है पारदर्शी भाग, ये पारदर्शी झिल्ली कौन सी होती है? कॉर्निया। यहां से हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। कॉर्निया का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नेत्रदान की जाती है, यानी आंख जब डोनेट करते हैं तो उसका कौन सा भाग यूज लिया जाता है? लेंस लिया जाता है या रेटिना ली जाती है? तो ध्यान रखिए, पूरी आंख काम में नहीं ला जाती, आंख के बिल्कुल बाहर एक पारदर्शी झिल्ली है जिसका नाम है कॉर्निया, उसी को नेत्रदान के समय काम में लिया जाता है। यानी ट्रांसप्लांट क्या की जाती है अंधे व्यक्ति में? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखिए, आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? अब आइरिस किसे कहा जाता है? ये आंख, और आंख में ये जो कईयों के काले रंग का है, कईयों के भूरे रंग का ये जो गोला है, इसे क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। और इस आइरिस के अंदर एक छोटा सा छिद्र है, उसे कहा जाता है प्यूपिल, या हिंदी में बोलते हैं पुतली। ये है आइरिस, और ये जो प्यूपिल है ये क्या डिसाइड करता है कि प्रकाश की मात्रा कितनी आंख में जाएगी? आप देखना, कई बार यदि हम बहुत तेज प्रकाश में निकलते हैं तो आंख में जैसे ही बहुत तेज प्रकाश जाता है, इस प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और ये साइज छोटी किसने की है? आइरिस ने की है। तो आइरिस का काम होता है प्यूपिल की साइज छोटी और बड़ी करने का, और प्यूपिल जो है वो निर्धारित कर पाता है कि प्रकाश की मात्रा कितनी जा रही है, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश यदि अचानक आंख में जाता है तो अंदर हमारी रेटिना डैमेज हो सकती है। और ऐसा केस आप देखते होंगे, कई बार हम लोग धूप में बैठे रहते हैं तो ये जो प्यूपिल है इसकी साइज बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्योंकि धूप में आंख के डैमेज होने का डर है, साइज बिल्कुल छोटी होकर प्रकाश की मात्रा कम जा रही है आंख में। और जैसे ही हम नीचे कमरे में आते हैं धूप से, तो एक बार हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसका कारण है प्यूपिल की साइज छोटी हो रखी है, और धीरे धीरे फिर ये प्यूपिल की साइज जो बड़ी होती है और फिर प्रकाश हमारी आंख में जाना शुरू करता है, यानी 5-7 मिनट बाद आपको कमरे में कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पता चला आपको कि आइरिस का मुख्य काम क्या है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कि नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करना? नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में रॉड और कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इनकी पूरी डिटेल हमने पढ़ ली है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? रेटिना में। नेत्र में जो लास्ट में जो भाग होता है झिल्ली, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना, उसमें रॉड्स और कोन पाई जाती हैं। ये तो अंधेरे में देखने में सहायक, और ये किसके लिए? अलग अलग कलर को क्लासिफाई या वर्गीकृत करने में सहायक होती हैं। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगेगा? तो ट्रिक हमने याद की थी, दूर के लिए कौन सा है? ऊ से उत्तल लेंस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य उदय, अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है? इसमें पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, घटना तो कौन सी है? प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन घटना क्या होती है उसको देखिए, ये तो है पृथ्वी, और ये चारों ओर वायुमंडल, और वायुमंडल में है धूल कण। अब इसमें ध्यान रखें, सूर्य से जब प्रकाश आता है तो सफेद प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं, और उन 7 रंगों में से एक रंग जो है कौन सा? नीला, वो इन धूल कण से टकराकर बिखरता है। धूल कण से टकराकर बिखरना ही कौन सी घटना है? प्रकीर्णन। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? नीले रंग का। इसलिए आप देखते होंगे आपको आसमान जो है नीला या आसमानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीले का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो सबसे लास्ट में रंग है विबग्योर में, कौन सा? लाल। लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कम बिखरता है। अब उदय और अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए,
एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके लिए ये जो 180 डिग्री बनाया है ये क्षितिज है। अगर सूर्य की स्थिति इस क्षितिज के ऊपर आ रही है, सूर्य की स्थिति क्षितिज के ऊपर आ रही है, इसका मतलब इसके लिए उदय हो रहा है। पूरे दिन सूर्य यहाँ है और क्षितिज से यदि ये नीचे जा रहा है यानी क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। अब ध्यान रखिए, उदय और अस्त होते समय जब ये प्रकाश इधर आ रहा है तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। दिन में प्रकाश को लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता, तो दिन में जब प्रकाश आ रहा है तो खाली नीला रंग जो है वो उसी का प्रकीर्णन हो पाता है। और इस लंबे रास्ते में सारे रंग जो हैं धीरे धीरे उन सबका प्रकीर्णन हो जाता है। लास्ट में बचता कौन सा है, लाल रंग, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए उदय और अस्त वाली कंडीशन में आप देखोगे आसमान आपको थोड़ा लाल दिखाई देगा। तो ये घटना कौन सी है, प्रकीर्णन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वही घटना आ गई, कौन सी, प्रकीर्णन। तो दिन में तो नीला दिखाई देगा और उदय और अस्त के समय आपको कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। और क्वेश्चन ऐसे भी आए कि सबसे ज्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है, नीले रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद प्रकाश को 7 रंग में जो है विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी पढ़ा था, कौन सा है, वर्णक्रम। तो ये आपके प्रकाश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज क्लास में किए हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके क्लासेस में क्वेश्चंस देखेंगे हम। धन्यवाद।